बच्चों, आज हम पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है पढ़ेंगे, जो कि हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो उसका बाकी बचा हुआ भाग पेज नंबर 33 से हम आज पढ़ेंगे। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि ये शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। यानी कि पहले के समय के बारे में वो आपस में बातें करते हैं, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, कि पहले लोग ऐसे इतनी खाने की चीज़ें खा लेते थे। बालाई ये कोई खाने की चीज़ है जो पहले उस समय में बहुत कम पैसे में मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से खा लेते थे और बहुत सारी खा लेते थे। और आजकल तो वो बताते हैं कि बहुत सारे खेल भी हैं, लेकिन उस समय तो बस हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग ऐसे ही खेल खेला करते थे और कोई दूसरे खेल नहीं होते थे। लेकिन आजकल की तरह से बच्चे कमज़ोर नहीं होते थे। राम स्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही कुछ दूसरी थी। गोपाल प्रसाद, जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फराटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू। राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वह अपने पिछले समय की पढ़ाई और खेल और खाने पीने की चीज़ों को याद करके अपने समय को दोहराते हैं। राम स्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए तो वो अपना बातें जो कर रहे हैं वो अपना टॉपिक चेंज करते हैं और जिस मकसद से वो वहाँ आए हैं उसके बारे में बात शुरू करते हैं। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। राम स्वरूप नाश्ते के लिए तैयारी करने के लिए उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का है? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। इस तरह से मतलब थोड़ा हंसते हुए इस तरह से बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। तो वो कहता है कि मैं अभी आया। तो वो अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में,
आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इस इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। तो जब राम स्वरूप अंदर चले जाते हैं तो वह अपने पिता और बेटा दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बापू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए हैं, मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? राम स्वरूप हैं कहते तो आप सही हैं। तो मतलब वह जब उनको नाश्ता लेकर आता है, राम स्वरूप जी आते हैं, तो वो इस तरह की चाय उनको डालने के लिए इस तरह की ये बातें करते हैं कि चाय कैसी चाहिए, ये मतलब इन बातों को करते हुए वह चाय डालते हैं। प्याला पकड़ाते शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए हूँ। सरकार तो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के लिए स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। यानी कि वे आपस में मजाक करते हैं कि अगर इस तरह का टैक्स लगाया जाए और औरतों पर खुद छोड़ दिया जाए कि वह अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से टैक्स भरें तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं और उनको कहते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर यानी कि शंकर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर किस मामले में? राम स्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू। राम स्वरूप मैंने आपसे पहले ही भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। यानी कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो वो कहता है कि पहले सारी बातें बता देता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए। सारी बातें बताने के बाद वो कहता है कि पूछता है कि आपकी लड़की तो ठीक है।
राम स्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। तो एक तरफ वह यह भी कहता है कि देखना क्या है, बातचीत हो गई तो यह रस्म हो गई, मान लो ये बात तय हो गई। राम स्वरूप हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायचा यानी कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यानी कि वो ठाकुर जी में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी के चरणों में रख दो तो वह अपने आप मिल जाएगा। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर क्या? गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तो गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता हैं वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें कोई मेम साहब, मतलब हमें कोई ऑफिस में बिठाने के लिए कोई मेम साहब नहीं चाहिए, कौन उनके नखरे झेलेगा, हमें तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास लड़की चाहिए। तो वह अपने बेटे की तरफ इशारा करता हुआ कहता है क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। राम स्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? यानी कि यहाँ वह लड़के और लड़की में भेदभाव दिखा रहे हैं कि लड़का ज़्यादा पढ़ा है, लड़की की इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होने की ज़रूरत नहीं है। अरे मर्दों का काम तो है ही कि पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो वही इस तरह की कई उदाहरण देते हैं कि ये सब मुमकिन नहीं है कि लड़की हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लड़के घर चलाने के लिए लड़के होते हैं, लड़कियां गृहस्थी संभालने के लिए होती हैं, यानी कि घर का काम करने के लिए होती हैं। राम स्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ, वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। यानी कि मतलब अच्छी इज्जत के बारे में भी इन्हीं को माना जाता है। यही सब चीज़ें कि घर में जो आदमी हैं, लड़के हैं, वो सब पढ़े लिखे होने चाहिए, लड़कियों को सिर्फ गृहस्थी संभालने तक ही सीमित रखना चाहिए। राम स्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से आप? गोपाल प्रसाद बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं अब वह मक्खन। फिर वह कहते हैं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं हूँ। राम स्वरूप मेज तो को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा ज़ोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। तो राम स्वरूप अंदर की तरफ मुंह करके लड़की को बुलवाने के लिए इशारा देते हैं, सिगरेट मंगवाऊँ, और बोलते हैं एक सिगरेट मंगवाता हूँ। गोपाल प्रसाद जी नहीं,
पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। यानी कि जिस लड़की को देखने के लिए आए हैं वह लड़की तश्तरी हाथ में लेकर, उसका नाम होता है उमा, और सादगी के कपड़े पहने हुए और गर्दन नीचे झुकी हुई और वहाँ अंदर प्रवेश करती हैं। तो गोपाल प्रसाद आंखें गाड़ कर देख रहे हैं और शंकर जो लड़का होता है वो आंखें छिपा कर देखता है। राम स्वरूप, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, यानी कि चश्मा पहने हुए देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, यानी कि हैरान हो जाते हैं चश्मे को देखकर। राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने वाजे के साथ उमा बैठी है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। लड़की के जो पिता हैं वो उमा को बोलते हैं। उमा ये सब कुछ चुपचाप सुनती हैं। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है और स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। यानी कि जब वो गाना शुरू करती है तो वो पूरे सुर के साथ गाने में लीन हो जाती है, लेकिन एकदम से उसका मस्तक यानी कि माथा उठता है और आँखें जो हैं झेपती सी आँखें शंकर के साथ मिल जाती हैं और गाते गाते वह एक साथ रुक जाती है। और जब उसकी आंखें शंकर से मिलती हैं तो वह एकदम से गाते हुए रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। तो जो उमा के पिता हैं वह कहते हैं कि क्यों रुक गए, गाना पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है और उमा एकदम से सितार रख देती है और अंदर जाने लगती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। ये सब सुन के उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चुप बैठी है। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह तो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। और इस तरह से हंसते हुए मतलब वो अपनी लड़की के बारे में बताते हैं कि इसको क्या क्या चीज़ें आती हैं और सब चीज़ें गोपाल प्रसाद लड़की से पूछना चाहते हैं, लेकिन लड़की कुछ नहीं बता रही, वह चुप बैठी है और राम स्वरूप अपनी बेटी के बारे में ये सभी बातें बता रहे हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक पाठ अच्छी तरह से
रीड करना है और समझना है, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो।